विसर्जितत्तविकलिज्जलप्रवाह पावितस्थले कलेवलम्बलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकः हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके अपने चाहते यूट्यूब चैनल लर्न विद आभास से मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द के 7वें और अंतिम भाग में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता। दोनों का साधारण अर्थ अगर देखा जाए तो इसका अर्थ होता आज़ादी। ऐसी आज़ादी जिसमें नियम और अनुशासन में रहकर कार्य करने की आज़ादी हो, उसे स्वतंत्रता कहते हैं। और स्वच्छंदता होता है ऐसा निरंकुश व्यवहार जिसमें किसी नियम या अनुशासन का पालन नहीं किया जाता है, उसे स्वच्छंदता कहते हैं। क्या? अगर नियम और कानून में रहकर कार्य करने की आज़ादी को स्वतंत्रता कहते हैं, जबकि स्वच्छंदता में ऐसी आज़ादी जिसमें किसी नियम या कानून को माना ही ना जाए, उसे स्वच्छंदता कहते हैं। अगला है समझौता और संधि। दोनों का साधारण अर्थ होता है मेल जोड़, बातचीत। कैसी? कह रहे हैं कि आपसी लाभ के दृश्य से अगर दो पक्षों के बीच में केवल बातचीत के माध्यम से मौखिक रूप से क्या हो, आपस में बातचीत हो, आपस में मेल हो, तो उसे कहा जाता है समझौता। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला एक समझौता था, केवल बातचीत के माध्यम से क्या हुआ था, मेल हुआ था, योग हुआ था। दूसरा है संधि। जब दो राज्यों के बीच में या दो से अधिक राज्यों के बीच में या अनेक देश या राष्ट्रों के बीच में कुछ लिखित बिंदुओं पर क्या होता है, मेल होता है, तो उसे संधि कहते हैं। जैसे प्रमाण निषेध, कावेरी जल वितरण आदि से संबंधित जो लिखित बिंदु हैं जिस पे हस्ताक्षर किया गया है, उसे संधि कहा जाता है। अगला है मित्र और बंधु। तो मित्र और बंधु को साधारण रूप से देखा जाए तो इनका अर्थ होता आत्मीय या हितैषी। कैसा हितैषी? वह व्यक्ति जो आपके साथ आत्मीयता रखता हो, अर्थात आपका आत्मीय हो लेकिन रक्त से संबंधित ना हो, तो उसे हम लोग कहते हैं मित्र या हितैषी। और बंधु, बंधु माने होता है भाई। कौन सा? ऐसा व्यक्ति जो आपका हितैषी हो और आत्मीयता का भाव रखता हो और आपसे रक्त संबंधित हो, अर्थात माँ पिता से उत्पन्न हो, तो उसे हम लोग कहते हैं बंधु। मन और चित्त क्या है? मन और चित्त जो है ये अवस्थाएं हैं। कैसी अवस्था? जहाँ पर संकल्प और विकल्प लिया जाए, अर्थात मन में क्या होता है, हम लोग किसी कार्य को करने का निर्णय लेते हैं कि इस कार्य को किया जाए कि ना किया जाए, तो उसे मन कहते हैं, जहाँ पर निर्णय लिया जाता है। और चित्त, जहाँ पर किसी को याद करने का या भूलने का निर्णय लिया जाए, अर्थात जाना जाए, उसे हम लोग कहते हैं चित्त। अर्थात याद करना और भूलने की बातें चित्त में रहती हैं और करना ना करना इसका निर्णय लेने की बातें मन में होती हैं। अगला शब्द आपको दिख रहा है महाशय और महोदय। दोनों क्या हैं? आदर सूचक या सम्मान सूचक शब्द हैं। अपने से बड़ा व्यक्ति अगर कोई सामाजिक है तो उसको सम्मान देने के लिए महाशय का प्रयोग किया जाता है, और जब कोई अधिकारी हो तो उनको सम्मान देने के लिए महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द विषाद और व्यथा। विषाद और व्यथा को देखा जाए तो दोनों का साधारण अर्थ होता है पीड़ा, कष्ट या दुख। तो पीड़ा या कष्ट, कैसी पीड़ा? अत्यधिक दुख के कारण क्या हो, अगर कोई व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाए, अर्थात कुछ भी करने की स्थिति में ना हो, तो उसे कहते हैं विषाद। जैसे कोई बुजुर्ग बाप हो और उसका जवान लड़का जब मर जाता है तो उसको कितना कष्ट होता है, उस कष्ट से क्या हो जाता है, वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, अर्थात किसी भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहता है, तो उसे कहते हैं विषाद है। और व्यथा होती है किसी आघात या चोट से उत्पन्न, चाहे शारीरिक या मानसिक कष्ट हो या पीड़ा हो, उसे हम लोग कहते हैं व्यथा। इसमें व्यक्ति कार्य करने का निर्णय ले सकता है। बालक और पुत्र, दोनों का साधारण अर्थ होता है लड़का।
किसी भी लड़के को हम लोग क्या कहते हैं, बालक कह सकते हैं। और अपना स्वयं का अगर लड़का है तो उसे बेटा कहते हैं। अगला शब्द है दुख और शोक। दुख और शोक दोनों का अर्थ होता है कष्ट या पीड़ा। कब? जब साधारण कष्ट या मानसिक पीड़ा हो, किस खास तौर से किसी वस्तु को खोने पर, नष्ट होने पर, तो उसे हम लोग कहते हैं दुख। और शोक क्या है? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या किसी व्यक्ति का वियोग हो जाए तो उसके कारण जो दुख या कष्ट होता है उसे शोक कहते हैं। अगला शब्द है क्षोभ और खेद। अर्थात खेद और क्षोभ दो शब्द मिलते हैं, दोनों का अर्थ होता है दुख। अब कैसी? किसी गलती पर होने वाले दुख को जो पश्चाताप होता है उसे हम लोग कहते हैं खेद। कोई गलती आपसे हो जाए, कुछ टूट फूट जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? खेद, अर्थात पश्चाताप में होने वाला दुख। और क्षोभ क्या है? किसी असफलता, पराजय, अपमान आदि से होने वाला जो मानसिक दुख है, मानसिक कष्ट है, उसे हम लोग कहते हैं क्षोभ। और अगला शब्द है बहुमूल्य और अमूल्य। इसको हम लोग एक बार पढ़ भी चुके हैं। दोनों का अर्थ होता है कीमती। अब कैसे कीमती? अत्यधिक कीमती वाली वस्तु को हम लोग कहते हैं बहुमूल्य है, और ऐसी वस्तु जिसका मूल्य निर्धारित तो होना ही संभव ना हो उसे हम लोग कहते हैं अमूल्य। अर्थात जो अमूल्य वस्तु होती है उसका कोई मूल्य चुकाया नहीं जा सकता है, जबकि जो बहुमूल्य वस्तु होती है उसका एक निश्चित कीमत देके चुकाया जा सकता है। आकार और बहुत। बड़ा और बहुत दो शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या? दोनों का अर्थ होता है ज़्यादा या काफ़ी से। जब किसी का आकार की दृष्टि से कोई स्थान, जगह, वस्तु क्या हो, बड़ी हो, काफ़ी हो, ज़्यादा में हो, तो उसे हम लोग कहते हैं बड़ा। जैसे कोई कमरा आप देखते हैं, काफ़ी आपको क्या दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है। काफ़ी लंबा है, बड़ा है, ज़्यादा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बड़ा है। और जब किसी परिणाम की दृष्टि से, अर्थात जिसको आप गिनती करते हैं, गिनती या संख्या में कोई चीज़ ज़्यादा हो तो उसे हम लोग कहते हैं बहुत। क्या? आकार में अगर ज़्यादा हो, अधिक हो, तो उसे हम लोग कहते हैं बड़ा, और संख्या में कोई ज़्यादा या अधिक हो तो उसे हम लोग कहते हैं बहुत। आगे निकट और पास दो शब्द आपको मिल रहे हैं, और दोनों का अर्थ होता है, देखा जाए तो करीब। क्या होता है? करीब के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। कब? जब आप किसी के समीप का भाव हो, करीब के साथ समीप का भाव हो, जैसे गांव के करीब, नदी के करीब, तालाब के करीब, तो उसे निकट कहते हैं। अर्थात जब सामीप्य का भाव हो तो वहाँ पर निकट का प्रयोग होता है, और जब अधिकार का भाव हो तो वहाँ पर पास का प्रयोग होता है। जैसे मेरे पास पैसे नहीं हैं या मेरे पास चाबी नहीं है, तो वहाँ पर अधिकार की बात आने पर पास, और सामीप्य की भाव आने पर निकट का प्रयोग होता है। अगला शब्द देखें, आपको मिलता है स्नेह और प्रेम। तो स्नेह और प्रेम दोनों का साधारण अर्थ होता है लगाव। और स्नेह में क्या होता? ऐसा लगाव जो किसी के साथ भी हो जाए, माता पिता, भाई बहन, मित्र, है ना, गुरु आदि, किसी के साथ लगाव हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं स्नेह। और प्रेम जो होता है रति बोधक होता है, अर्थात पति पत्नी के बीच में होता है, विषम लिंगी के बीच में होता है, स्त्री पुरुष के बीच में होता है। तो ऐसे प्रेम को, ऐसे लगाव को प्रेम कहते हैं। आगे है कविता। किसी कवि की छोटी सी रचना को क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। और काव्य क्या होता है? काव्य में अनेक कविताओं का संकलन होता है तो उसे काव्य कहते हैं। अर्थात दोनों क्या हैं? पद की रचना है। जब किसी एक कवि की छोटी रचना होती है पद की तो उसे कविता कहते हैं, और जब अनेक पद या कविताओं का संकलन होता है तो उसे काव्य कहते हैं। अगला शब्द आपको देखिए मिलता है प्रज्ञा और प्रतिभा। दोनों क्या है? कार्य करने की योग्यता है। अब प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा का मतलब होता अंतर्दृष्टि, जिसे आप कहते हैं सूझ से। सूझ का मतलब होता है यकायक। क्या हो जाए? कोई बुद्धि अगर उत्पन्न हो जाती है या निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है तो उसे कहते हैं प्रज्ञा। जैसे तमाम प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं कि एकाएक आपके साथ कोई घटना होती है और आप तुरंत अपनी अंतर्दृष्टि से क्या करते हैं? कार्य करने का कोई निर्णय ले लेते हैं। वही क्या है?
प्रज्ञा होती है, और जबकि प्रतिभा जो होती है ये प्रकृति से प्राप्त योग्यता या क्षमता को हम लोग प्रतिभा कहते हैं। उपहास और परिहास दोनों का अर्थ होता है क्या? खिल्ली उड़ाना या मजाक उड़ाना। कैसे खिल्ली उड़ाना? जब किसी को लक्ष्य बनाकर उसकी खिल्ली उड़ाया जाए, जिससे वो कष्ट हो, उसको दुख पहुंचाया जाए, तो उसे कहते हैं उपहास। और परिहास का मतलब होता है ऐसी हंसी मजाक या मन बहलाने के लिए जब क्या किया जाए, किसी की खिल्ली उड़ाई जाए, किसी का मजाक उड़ाया जाए, तो उसे परिहास कहते हैं। उपहास में क्या होता है? उपहास में होता है किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए उसका मजाक या खिल्ली उड़ाई जाए, और परिहास में हंसी मजाक और मनोरंजन के लिए अगर किसी का क्या हो जाए, खिल्ली उड़ाई जाए, तो उसे परिहास कहते हैं। आगे देखें, आपको एक शब्द मिलता है किनारा और तट। तो किनारा और तट में क्या देखने को मिल रहा है? दोनों का मतलब जो होता है अगर देखा जाए तो होता है, ख़ास तौर से किनारा और तट का मतलब होता है पहुँच से। अब किनारा क्या होता है? समुद्र का जल जहाँ तक पहुँचता है उसे किनारा कहते हैं, और तट जहाँ तक लहरें पहुँचती हैं, किसकी? समुद्र की, उसे तट कहते हैं। तो किनारा और तट दोनों का अर्थ है पहुँच। समुद्र का जल जहाँ तक पहुँचता है उसे किनारा कहते हैं, और तट जहाँ तक लहरों की जल पहुँचता है या लहरें पहुँचती हैं उसे तट कहते हैं। अगला है पौराणिक और प्राचीन। दोनों का अर्थ होता है संबंधित। कब? जब कोई पुराण से संबंधित तथ्य हो तो उसे हम लोग कहते हैं पौराणिक, और जब कोई तथ्य प्राचीन हो, पुराना हो, आदिकाल का हो, तो उसे हम लोग कहते हैं प्राचीन। और अगला है बाधा और विघ्न। ये क्या है? इसका सामान्य अर्थ होता अड़चन या रुकावट। बाधा किसे कहेंगे? कह रहे कार्य आरंभ से पहले ही, अर्थात किसी काम को शुरू करने से पहले अगर जो बाधा या रुकावट आ जाए उसे बाधा करते हैं। जैसे आपको परीक्षा देने जाना हो और परीक्षा जाने से पहले ही बारिश होने लगे तो उसे हम लोग कहते हैं बाधा। और विघ्न जो होता है कार्य प्रारंभ के बाद या मध्य में या शुरू में ही क्या होता है? रुकावट होता है या अड़चन आती है, तो उसे विघ्न कहते हैं। अर्थात रास्ते में जब आपने क्या किया, पेपर दे रहे हो या रास्ते में हो, ऐसे समय में बारिश का होना, कार्यारंभ मध्य के बाद अगर हो तो उसे कहते हैं विघ्न। अगला है लज्जा और संकोच। लज्जा और संकोच दोनों का साधारण अर्थ होता है शर्म। ऐसी शर्म जो समाज का सामना ना कर पाए, अर्थात ऐसा भाव जिसमें व्यक्ति समाज का सामना नहीं कर पाता, उसे हम लोग लज्जा कहते हैं। और संकोच होता है मन में ही जब शर्म आए, अर्थात हिचकिचाहट हो, आप कुछ कहना चाह रहे हो, नहीं कह पा रहे हो, तो उसे संकोच कहते हैं। और अगला शब्द है आपत्ति एवं विपत्ति। आपत्ति और विपत्ति का साधारण अर्थ होता है संकट या मुसीबत। कैसी मुसीबत? आपत्ति का मतलब होता है अचानक आई हुई कोई मुसीबत या संकट, लेकिन जिसका क्या हो जाए, जिससे निजात मिल जाए, जिसे दूर किया जा सकता है, उसे कहते हैं आपत्ति। और विपत्ति का मतलब होता है ऐसा संकट जिससे निकल पाना ही संभव ना हो, उसे कहते हैं विपत्ति। और अगला शब्द है क्षति और हानि। दोनों का साधारण अर्थ होता है नुकसान। टूट फूट से अगर कुछ नुकसान हो तो उसे हम लोग कहते हैं क्षति, और अगर किसी व्यापार में या सौदे में या लेन देन में कोई नुकसान हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं हानि। और अंतिम शब्द है स्वतंत्र और स्वायत्त। दोनों का अर्थ अगर देखा जाए तो होता है आज़ाद। जो परतंत्र ना हो, अपने तंत्र में बंधा हो, उसे हम लोग कहते हैं स्वतंत्र। और स्वायत्त होता है अपने अधिकार क्षेत्र में जिसे नियम बनाने की छूट हो। कहने का आशय क्या है? जो स्वतंत्र होता है वो क्या होता है? स्वतंत्र तो है, लेकिन उसके ऊपर कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं जिसको उसे पालन करना होता है। और स्वायत्त का मतलब होता है जो स्वतंत्र है, आज़ाद है, और क्या करता है, वो अपने क्षेत्र में कुछ नियम कानून बनाने की छूट या स्वतंत्रता उसको
होती है। तो आज की क्लास में बस इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।